नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासकीय बैठकें आज मुख्यमंत्री आवास पर दिन भर की बैठकें चलने वाली है। महत्वपूर्ण अफसरों, पदाधिकारियों समेत कई लोगों से उनकी मुलाकात के आज कार्यक्रम है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, कल एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद में उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है और जिस तरीके से कड़ी मेहनत की गई थी बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश में, उसका फल भी मिला है और बड़ी बढ़त के साथ में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब। बहुमत बीजेपी के पास में है और अब सरकार बनाने को लेकर जो कसरत है वो शुरू हो चुकी है। अफसरों, पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। इनके अलावा कई और अहम लोगों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की रहेगी। मुख्यमंत्री आवास में दिन भर महत्वपूर्ण बैठकें चलने वाली हैं। देखिए, अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां होंगी। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मंत्रियों को लेकर जो माथापच्ची अब रहेगी, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दल को भी इंपॉर्टेंस देनी है, उनके लोगों को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, कुछ ऐसी कसरत है जो अब शुरू हो जाएंगी बीजेपी के। अफसर, पदाधिकारियों समेत कई लोगों से सीएम योगी की मुलाकात है। लेकिन और यूपी में शानदार जीत के बाद आप जानते हैं सीएम योगी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता होते हैं तो ऐसा ही प्रचंड बहुमत मिलता है। वंशवाद, परिवारवाद पर भी निशाना उन्होंने साधा था अपनी इस बड़ी जीत के बाद में। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। देखिए, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ही इतिहास रचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद गदगद हैं और जनता जनार्दन का अभिनंदन भी उन्होंने किया। अब सरकार बनाने को लेकर बाकी का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है। और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों के बाद ट्वीट किया, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो चुका है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। और आइए अब हम इस बार विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी से, क्योंकि आपको लगातार मिलवा रहे हैं, तो हमारे साथ में इस वक्त हैं गाजियाबाद सीट से विजयी हुए बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग। अतुल गर्ग जी, ढेर सारी मालाएं पहने बैठे हैं, लोग आपके साथ में डटे हुए हैं, चेहरे पर आपके मुस्कान है और जब टिकट आपको मिली थी उस दौरान ही हमने आपको अग्रिम शुभकामनाएं दी थी। अब आप क्योंकि विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपको। गाजियाबाद में आप पहले भी प्रयासरत रहे। उत्साह है जी जी, देखिए मैं बताता हूँ, लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह है मोदी जी के सम्मान के लिए और योगी जी के काम के लिए कि लोग ये मेरी जीत नहीं मान रहे हैं। हाँ। लोग ये मान रहे हैं कि एक बार योगी सरकार आ रही है और मोदी जी को शक्ति दी गई है और लोग इस बात से डरे हुए थे कि यदि कोई गड़बड़ हो गई तो फिर से गुंडागर्दी को झेलना पड़ेगा, फिर से कुशासन का प्रभाव सबके सिर पे पड़ेगा। तो लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि कल पूरे प्रदेश में जोरदार होली बनी है और पूरे भारत से और विदेशों से तक से सब बधाइयाँ आ रही हैं। अच्छा अतुल गर्ग जी, जब आपकी हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा टिकट जब आपको मिला उस दौरान में हमने आपको शुभकामनाएं दी ही थी और तब भी आपने कहा था कि जीत कर आएंगे और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अब आप क्योंकि जीत चुके हैं तो गाजियाबाद की जनता के लिए और क्या कुछ प्लानिंग आपने सोच रखी है? क्योंकि गाजियाबाद के लोगों ने आपको इतना भरपूर प्यार दिया है कि लोग भले ही कितना ही कहते रहे हो कि गाजियाबाद में हालत पतली है, हालत खराब है, लेकिन आपने उन सभी बातों को मिथक साबित किया। जनता आपके साथ इतनी भरपूर मात्रा में खड़ी रही। देखिए, पिछली बार 56% वोट इस सीट पर भाजपा को मिला था जी, जहां पर मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार, और 70,000 से जीत हुई थी। और मंत्री बनने के बाद और विधायक बनने के बाद लोगों में नाराजगी ज़्यादा हो जाती है, अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 56 की जगह अब की बार 62% वोट दिया गया है और 1,05,650 वोटों से जीत हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे प्रदेश में भी भाजपा का वोट बढ़ा है, हमारी सीट पे भी भाजपा का वोट बढ़ा है। तो ये जो इनकम्पेंसी सुनते थे वो अब वो खास होने की बात रह गई है
हाँ किंवदंती हो गई है। अब जनता काम को वोट देना जानती है। अच्छा, गाजियाबाद के लोगों का इतना अथाह प्यार आपके साथ में है, ये बहुत रेयर होता है कि जनता एक बार प्यार करती है फिर दूसरी बार भी प्यार करती है और आपको इतना प्यार मिल रहा है। इस प्यार के पीछे सिर्फ काम है या आपका व्यवहार भी है? क्योंकि जो नेता लोगों के बीच रहता है जनता को वही पसंद आता है। देखिए, हम जनता के बीच में तो रहे हैं, मोदी जी और योगी जी का संदेश लेके रहे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उन्हें लागू कराने की हमने कोशिश की है। और उसके अलावा एक बात हमने और करी कि हमने उसका श्रेय कभी खुद नहीं लिया। हमने ये कहा कि ये योगी जी की योजना है, ये मोदी जी की योजना है और उसके लाभ में अगर कोई अड़चन आई उसे दूर कराया, लोगों को प्रेरित किया। हमने लोगों के लिए गाजियाबाद के अंदर 35,000 नए राशन कार्ड बनवाए। हमारे यहाँ लेबर कार्ड बहुत बड़ी मात्रा में बने हैं। विधवा पेंशन और जो निराश्रित पेंशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बनी है। गाजियाबाद की 90-80% गलियां बन गई हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलना शुरू हो चुका था। तो इतना काम गाजियाबाद के अंदर हुआ और केवल गाजियाबाद में नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखा, उसका श्रेय हमने खुद नहीं लिया और वो जो सच्चाई थी उसका पूरा श्रेय योगी सरकार को दिया गया। जाहिर सी बात है, सरकार की नीतियों को आप लोग विधायक जो बाकी के होते हैं वो जनता के बीच लेकर जाते हैं, तो इस बार मंत्री पद की तो फिर से अपेक्षा बनती है। ये देखिए, इसके अंदर हमें को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा अपेक्षा रखनी चाहिए। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए सोचेगा, जो सोचेगा अच्छा करेगा। लेकिन हमारी पार्टी ने मेरे को टिकट दिया और मेरे को जनता ने विधायक बनाया। मेरे मन में अपनी पार्टी के लिए और जनता के लिए धन्यवाद से मेरा हृदय भरा पड़ा है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा था उस दौरान में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे किसान आंदोलन का असर होगा। विपक्षी पार्टी के लोग खूब ताल ठोक रहे थे कि इस बार देख लीजिएगा ये योगी सरकार को हम आउट कर देंगे और आपको भी पूरा आउट करने की बातें की जा रही थी तमाम। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि अब जातिवादी राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है और उनको अपनी छवि बनानी पड़ेगी कि वो ईमानदार हैं और योग्य हैं। तभी वो आगे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। और वो इस तरह की परंपराओं का अगर शुरू करते हैं तो विपक्ष भी ईमानदार हो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरह, तो इससे देश का भी भला होगा और उनको राजनीति में अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, विपक्षी पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये गाजियाबाद हो, दादरी हो, जेवर हो, नोएडा हो, ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है और इसीलिए वो वहां पर हार गए और आप लोग फिर से जीत कर आए हैं। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, बागपत में क्यों बीजेपी जीती, लौनी में क्यों बीजेपी जीती, जहां पर भी, तो ये बताइए कि जहां पर वो किसान आंदोलन का केंद्र बता रहे थे वहां क्यों जीती? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले वोट नहीं दिया था 2017 में, जिन लोगों ने 2019 में वोट नहीं दिया था, उन्होंने एक भीड़ के रूप में शोर मचाया और एक गलत प्रचारित किया गया। जो भाजपा का वोटर 2017 में था, भाजपा का वोटर 2019 में था, वो उसने 2022 में भी भाजपा को ही वोट किया है। अच्छा, एक और बात अतुल जी, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी तो अलग माहौल था, इस बार काम के नाम पर और जिस तरीके से आप भी कई मीम्स देख रहे होंगे, बाबा नहीं जाएंगे मठ, अब और 5 साल चलाएंगे लठ, ऐसे जो मीम्स आप तक पहुंचती है उनको देखकर आपको भी हंसना आता है कि नहीं? या ये इतनी क्रिएटिविटी जो लोग करते हैं इसको देखकर आपको भी मुस्कुराना आता है कि नहीं? जो लोग लठ की बात कर रहे हैं वो उन्हें इन शब्दों की ताकत का ज्ञान नहीं है, उन्हें इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं, ये कुछ मीम्स हैं। ये क्या होता है कि जो समर्थक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं, फिर इस तरीके के मीम्स लोग फनी टाइप में चीज़ें इतना ज़्यादा आप जानते प्रसारित हो जाती हैं। कल जीत के बाद में इतनी सारी चीज़ें तमाम है जिनको देख देख कर भी हंसी आती है कि ऐसे कहाँ वो क्रिएटिव लोग बैठते हैं। ऐसी चीज़ें आप तक भी पहुँचती हैं कि नहीं? देखिए, मैं बताता हूँ, ये समाज है, हर वर्ग के अंदर, हर ग्रुप के अंदर हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग इस भाषा का मतलब नहीं समझते हैं तो उनकी बात का विरोध नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, पर उन्हें इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए।
अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये उनके अपने उत्साह की बात है, लेकिन ऐसा सरकार के दिमाग में, जहन में ऐसी कोई बातें नहीं है, आप उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अच्छा, ये और बताइएगा, गाजियाबाद आप देखिए यहाँ पर इस इलाके में खूब विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ और भी खास मिलने वाला है क्या इधर के लोगों को, या कुछ कमियां जो आपको लगता है कि रह गई ये पिछले 5 सालों में और अब अगले 5 सालों में उनको पूरा करने का काम आप करेंगे? देखिए, जब तक भारत विकासशील देश के बदले विकसित देश नहीं हो जाता है, जब तक विकास की संभावनाएं बनी रहेंगी, और जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरा विकसित देश और विकसित प्रदेश ना हो जाए, जब तक हर रोज नए नए कामों का उद्घाटन, नए नए कामों का समापन करती रहेगी। पिछले 5 साल के अंदर जितने हाईवे बने हैं, NH-24 चौड़ा हुआ है, जितने नए अस्पतालों में काम हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था जितनी ठीक हुई है, बिजली की व्यवस्था जितनी ठीक हुई है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। अब के 5 सालों में जो गति है वो पहले से दुगनी होगी और अगले 5 सालों में 10 गुनी होगी। बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर और बेहतर आप लोग काम करेंगे जनता के लिए। देखिए, अब प्रत्याशी जिस तरीके से बीजेपी के कल जीते हैं और उसके बाद लगातार सभी लोग श्रेय दे रहे हैं पीएम मोदी और सीएम योगी को, उसके बाद इसी तरीके से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बरेली के भोजीपुरा विधानसभा से सपा विजयी उम्मीदवार शहजुल इस्लाम के साथ अब जुड़ रहे हैं। शहजुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। शहजुल इस्लाम साहब, जनता को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? मैं सबसे पहले अपनी भोजीपुरा विधानसभा की जनता को और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की लहर के अंदर भी उन्होंने भारी बहुमत से जिता के भेजा। सबसे पहले मैं अपनी जनता को और कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप मान रहे हैं कि बीजेपी की लहर इस बार भी थी? बीजेपी की ये लहरी मानी जाएगी कि ज्यादा हमारे विधायक जीत के नहीं आ पाए। अच्छा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत। और दूसरी बात ये, पूरा कार्यकर्ता सड़कों पर था, खुद अखिलेश यादव भी पूरी कड़ी मशक्कत कर रहे थे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट पहुंचने की कोशिश की, पदाधिकारियों संग बैठक की कोशिश की, तमाम वो बैठकें भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जो नतीजे थे आपके मन मुताबिक नहीं आए। हालांकि परफॉर्मेंस तो बेटर है, पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, सीट्स में इजाफा हुआ है, कहाँ पिछली बार 47 और इस बार 100 का आंकड़ा भी कितना पार कर गया। हालांकि उम्मीद ये थी कि 150 तक ये आंकड़ा आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना भी मिला वो बेहतर है। ऐसे में कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई कि आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने जब 2012 में मुख्यमंत्री बने, 5 साल उन्होंने विकास का एक मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता को पेश किया जी। शायद जनता को जो है विकास पसंद नहीं आया। जनता ने जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट कर दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर दिया, वोटों का 100% ध्रुवीकरण हो गया। जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भेजे थे, चाहे वो हिंदू भाई को भी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुस्लिम प्रत्याशी करार दे दिया कि जहां पर मुस्लिम वोट और हिंदू वोट डिवीजन हो गया और भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई। मतलब आपको लगता है कि जातिगत समीकरण नहीं, इस बार हिंदू मुसलमान फिर हो गया? फिर हो गया। जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए थे हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू कैंडिडेट बनवाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुस्लिम करार दिया, जिस वजह से जो है ध्रुवीकरण हो गया। तो अब तो क्योंकि देखिए सरकार बनती है तो काम करना विधायक के लिए अपनी पार्टी की सरकार बनने पर ज्यादा आसान होता है, लेकिन अब खैर आपके पास अच्छी खासी तादाद है, विपक्ष के पास में अच्छी खासी तादाद है, तो अपनी जनता के काम कराने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ दिमाग में प्लान तैयार कर लिया अब आप लोगों ने? जब जनता ने भारी बहुमत से हमको समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पे जिताया है, तो हमारा फर्ज है कि क्षेत्र में जाकर के विकास कराना। अगर हम विपक्ष में भी बैठेंगे तो विपक्ष में भी विधानसभा के अंदर विकास की बात करेंगे, विकास के प्रोजेक्ट्स जो है विधानसभा में उठाएंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे, और तमाम जहां पर हमने जो जनता से वायदे करे हैं विधानसभा में अपने क्वेश्चन पुट अप करा करके विकास कराने का काम करेंगे। तो क्या सोचा है आपने अपने इस भोजीपुरा के लिए? यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार के समक्ष आप रखेंगे और उनको पूरा कराने की पूरी प्लानिंग आप लोगों की रहेगी?
इस भोजीपुरा विधानसभा के अंदर 5 साल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन इस 5 साल के विधायक ने कोई काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं कराया। जितनी भी सड़क, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो या मंडी परिषद की सड़कें हो, सारी की सारी सड़कें जो है वो खस्ता हाल है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी, डिग्री कॉलेज की जरूरत थी, शिक्षा के भी क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ के विधायक ने, या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन उसके बाद कोई विकास नहीं कराया। अब मैंने उनसे वादा करा है कि जैसे हमारी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो हम सब, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कृषि विद्यालय खुला हुआ है, हम अपने बरेली जनपद के अंदर, अपनी भोजीपुरा विधानसभा के अंदर, जो कि कृषि विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर भव्य कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे। अच्छा शहजील इस्लाम साहब, एक बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पहले फेज में मतदान शुरू हुआ उस दौरान में ये तमाम चर्चाएं चल रही थी कि किसानों की नाराजगी का बहुत असर पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ना पहले चरण में वो असर नजर आया और ना दूसरे चरण में नजर आया। तो ये फिर वो कौन से किसान थे जो बात कर रहे थे और तमाम ये लोग ये कह रहे थे कि इस बार बीजेपी से इतना मोह भंग हो चुका है, ये एंड मोमेंट पर हो क्या गया? या फिर अखिलेश यादव के खिलाफ में जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा था कि अगर अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडा राज, माफिया राज फिर से हावी हो जाएगा, लोगों में वो डर उतना व्याप्त हो गया कि लोगों ने सारी बातों को हटाकर उस लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यादा सीएम योगी पर भरोसा किया और बीजेपी की सरकार बना दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी बात करती है तो किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, छात्रों की बात करती है, व्यापारियों की बात करती है और विकास की बात करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा भयानक माहौल कर रखा है, हिंदू मुसलमान की खाई खोल रखी है। कोई आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने कौन से अहम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए? कौन सा उन्होंने स्टेट हाईवे बना दिया? कौन से उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज बना दी? समाज पार्टी के कार्यकाल में स्टेट हाईवे भी खूब बने, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने, मेट्रो भी चालू करी, लेकिन उन्होंने कोई भी, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक भी मेट्रो चलाने की बात नहीं करी। और मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार को भी 8 साल हो गए, लेकिन उन्होंने भी कोई विकास का काम नहीं करे। तो ये जनता जो है, हम तो किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन जनता को जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए, और हिंदू मुस्लिम करके कोई 5 राशन के उसमें बिक गए। राशन तो हमारी सरकार ने भी दिया था। बिक कौन गई? जनता बिक गई। लेकिन हाँ, 5 किलो के राशन के बिक गए, तो उन्हें अपने महंगाई आप जनता के लिए ऐसी जुबान, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है तो गलत बात हुई शहजील इस्लाम साहब। वो उनका अपना, आपने भी दिया, आप भी विकास बोलते रहे, जनता ने आपके विकास पे भरोसा नहीं किया और अखिलेश को सत्ता के सिंहासन से हटाने का काम किया। अगर आज बीजेपी पर भरोसा करे तो आप जनता को ही मतलब कोसना शुरू कर देंगे, ये तो गलत बात हुई। कल को जनता आपको फेवर करेगी तो फिर क्या करेंगे? आपको तो जिताया ना जनता ने, आपके इलाके में भी तो राशन बंटता होगा। जनता ने हमें जिताया है, जनता ने हमें जिताया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है ये नाटक करा है कि उनको जो है 5 किलो अनाज जो दिया है, 5 किलो अनाज से कितने का पेट पल जाएगा? नहीं, तो जनता ने भरोसा किया ना उनके ऊपर, भाई 5 किलो दें चाहे 2 किलो दें, लेकिन जनता ने उसके ऊपर भरोसा किया। आप जनता को ये कही कि जनता बिक गई, तो ये तो गलत बात हुई ना। नहीं, आप अच्छा तो गैस का सिलेंडर भी फ्री देना चाहिए। जो 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है तो उसके दाम भी कम करना चाहिए। तो भाई इसका मतलब आप जनता के जनादेश पर गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, जनता के जनादेश में गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, हम गुस्सा निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसमें गुस्सा निकालना है। अगर इनको जो है करना चाहिए था, गैस का सिलेंडर के दाम करना चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम करना चाहिए, कोई काम करे, महंगाई कम करी उन्होंने। आपने 1 लीटर पेट्रोल की बात भी कर ली, आपने 300 यूनिट बिजली की बात भी कर ली, लेकिन उस सब के बावजूद भी जनता ने अगर भरोसा नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि कहां पर कमी रह गई। अखिलेश तो ये बात नहीं कह रहे, अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया, जनता ने हमको जितना प्यार दिया वो ठीक है, आगे भी हमारी कोशिश बरकरार रहेगी। एक और सवाल यहां पर आ जाता है कि आमतौर पर बीजेपी ये कहकर समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेरती है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ये जो बरसाती मेंढक होते हैं वैसे हैं, जब चुनाव आया तो कूद के बाहर आ जाते हैं, जैसे ही सब ठंडा हुआ तो फिर चले जाते हैं।
तो ऐसे में इस बार अखिलेश लगातार डटे रहेंगे? जैसा आपको याद होगा सीएम योगी ने कहा था कि टिकट कट जाएगी, ये लोग चले जाएंगे, वैसे तो नहीं होगा इस बार? नहीं, हमारे नेता जो है माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जमीन पर काम करते हैं और जमीन पर काम करके दिखाया भी। बात चुनाव की नहीं है, चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हमेशा जमीन पर आगे वर्क किया है और जनता के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, नौजवानों के बीच में रहे। आप ये बता दीजिए, लैपटॉप किसने बांटा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप बांटा। साइकिल किसने बांटी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक भी योजना ये बता दे कि हमने ये करके दिखा दिया? ये करते हैं। तो मतलब आगे भी कंटिन्यू रखेंगे आप ये जो एफर्ट्स आपने किए हैं इस बार इलेक्शन में, ये 2024 के लिए भी कंटिन्यू रहेंगे? 12वीं क्लास पास करेंगे तो इंटरनल लैपटॉप देंगे, क्या मतलब है? चलिए ठीक है शहजाद इस्लाम साहब, फिर भी आप तो विधायक बने हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव जीते हैं, बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग जनता के काम कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए होता क्या है कि जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता जो फैसला करती है, जो जनादेश देती है, वो सबके लिए सर्वमान्य होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नेताओं के पास नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप परीक्षा में काम तो कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में मार्क्स तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने लिखा कि नहीं लिखा, वो जनता ने तय कर दिया उसे सिलेबस की तरह। अब टीचर ने तय चेक किया, यानी वो टीचर जनता है जो आपके एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उनको चेक करती है। आपने तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन जनता को कौन से मुद्दे पसंद आए उसके बिहाफ पर जनता ने जनादेश दिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने को लेकर तमाम तैयारियां लखनऊ में चल रही हैं। सीएम योगी तैनात अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। कौन मंत्री बन सकते हैं, इसको लेकर भी अब रेस शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है सहयोगी दल जो बीजेपी के साथ में आए, जिनके टिकट बंटवारे को लेकर इतनी मशक्कत लगातार चल रही थी, और उनको अब कितना मंत्री पद दिए जाएं, अपने जो लोग हैं उनको कैसे फिर से उनका समावेश किया जाए, किसका इस बार मंत्री पद लिया जाए, किसको दिया जाए, ये तमाम जो मशक्क़त हैं अब लखनऊ के अंदर इसी को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं और ये पूरी मशक्क़त उधर लखनऊ में चल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोगों से फिर से मौका मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बीजेपी की सीट्स कम करने की कोशिश की, उसमें कामयाबी हासिल की और अब आने वाले दिनों के अंदर हम इसी प्रयास को आगे बरकरार भी रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर अब आप देख रहे हैं तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी ने पूरी ताकत झोंकी और ताकत झोंकने के साथ ही हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जनता को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जनता ने फैसला बीजेपी के पक्ष में लिया और बीजेपी ने जो एक परसेप्शन तैयार किया था कि अगर सपा की सरकार आती है गुंडाराज माफिया राज होगा, मुझे लगता है कि जनता ने उस बात को इतना ज़्यादा जहन में बिठा लिया कि फिर से बीजेपी को मौका दिया कि ऐसा कहीं फिर से ना हो जाए। जौनपुर में सदर भाजपा से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद न्यूज वन इंडिया के संवाददाता देवेंद्र खरे ने उनसे एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सदर से जो कल प्रत्याशी जीते हैं गिरीश चंद्र यादव, एक बार फिर इनको जनता ने जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने की बहुत भीड़ है। मंत्री जी, एक बार जनता ने आपको फिर जाकर बधाई दी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जौनपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास होगा कि उनकी कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरे और जनता के जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को कराऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पहली बार हमारे राजनीतिक गुरु सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और 1993 में अरशद खान ने उन्हें हराया था जी। मैंने अपने राजनीतिक गुरु का भी बदला लिया उनको हरा कर। अच्छा। दूसरी बार 2012 में भी नदीम जावेद ने उनको हराया था। मैंने 2017 में भी चुनाव उनको हरा कर बदला लिया। एक तरह से कहा जाए कि हमने अपने गुरु के बदला लिया जो है ये दोनों व्यक्तियों से जो है। अच्छा, ये बताइए जो अधूरे कार्य आपके जितने अधूरे काम है हमारी पूरा प्रयास होगा कि इन 5 सालों के कार्यकाल में तत्काल वो पूरा हो और जौनपुर को अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो, ये मेरा प्रयास होगा। और जौनपुर जिले को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना आते शीघ्र हो, सारी औपचारिकता पूरी है। आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको। और मेरा प्रयास होगा कि जौनपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिले। मेडिकल कॉलेज में बड़ी राजनीति हुई। मेडिकल कॉलेज पे कोई राजनीति नहीं। जो लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उन्होंने 131 करोड़ रुपए सिर्फ मात्र दिया था।
हमने मेडिकल कॉलेज को हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देखकर जो है उसको बनवाया और उसका शुभारंभ करा दिया। प्रवेश प्रारंभ हो गया, बच्चे पढ़ना प्रारंभ हो गए। अब इससे ज़्यादा उपलब्धि क्या हो सकती है। और हमने ओपीडी प्रारंभ कर दिया जिला अस्पताल से टाइजअप करके, और हमारा ये प्रयास होगा, ये अभी ये जो है सिर्फ एलोपैथ है। मेरा प्रयास होगा कि शाखा ही क्यों न, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ की भी शाखा इस मेडिकल कॉलेज में हो। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आप जीत गए, माध्यम से कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो भी उनके विकास की मूलभूत आवश्यकता है उन सबको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और उनकी भावनाओं के साथ आदर करके उनके दुख सुख सब में सहयोगी, साक्षी और सहभागी होने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जनता को जो विकास की गति चाहिए उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गिरीश चंद्र यादव, जिनका साफ कहना है कि जो हमारे विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, खासतौर से मेडिकल कॉलेज पर जो राजनीति होती थी उसको जल्द से जल्द चालू कराने का कार्य करेंगे और सभी विकास कार्य तेजी से बढ़ाएंगे। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ वन इंडिया। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।